छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज एक दुखद घटना है जिसे झीरम घाटी कांड के नाम से जाना जाता है। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन रैली के काफिले पर हमला किया था। यह हमला इतना भयानक था कि इसने पूरे देश को हिला दिया। इस हमले में 29 लोग मारे गए थे, जिनमें कांग्रेस के बड़े नेता जैसे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व विपक्षी नेता महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल शामिल थे। यह हमला न केवल नक्सली हिंसा का प्रतीक बना बल्कि इसने सियासी साजिश के आरोपों को भी जन्म दिया। यह घटना छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में हुई, जो रेड कॉरिडोर का हिस्सा है, जहां माओवादी हमले हुआ करते थे। अब क्या था पूरा मामला? जांच एजेंसियों पर क्यों उठे थे सवाल? क्या है अभी के कुछ अनसुलझे रहस्य? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है 24/7 डिजिटल। झीरम घाटी में उस दिन कांग्रेस का काफिला सुकमा से जगदलपुर लौट रहा था। नक्सलियों ने महीनों की योजना के साथ इस हमले को अंजाम दिया। उन्होंने पहले आईडी विस्फोट किए, फिर पहाड़ियों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। बाद में कांग्रेस नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। महेंद्र कर्मा, जो सलवा जुडुम जैसे नक्सल विरोधी अभियान के लिए जाने जाते थे, इस हमले का प्रमुख निशाना थे। एक बार सलवा जुडुम पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि इसका अर्थ क्या है और इसकी कहानी क्या है। सलवा जुडुम, जिसका अर्थ गोंडी भाषा में शांति मार्च है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ 2005 में शुरू किया गया था। यह एक जन आंदोलन था। यह अभियान बस्तर के आदिवासी समुदायों को नक्सलियों के खिलाफ संगठित करने और गांव में सुरक्षा प्रदान करने के लिए था। स्थानीय लोगों को विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ बनाकर हथियार दिए गए। हालांकि इसकी शुरुआत विवादास्पद रही, क्योंकि मानवाधिकार संगठनों ने इसे हिंसक और आदिवासियों का शोषण का कारण बताया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडुम को असंवैधानिक घोषित कर बंद कर दिया। लेकिन झीरम घाटी कांड में महेंद्र कर्मा नक्सलियों के मुख्य निशाने पर थे। उन पर नक्सलियों ने अपना गुस्सा निकाला। उन्हें 50 गोलियां मारी गईं और कुल्हाड़ी से भी उन पर हमला किया गया। हमले के बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 28 मार्च 2013 को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने भी इस मामले की जांच शुरू की। हालांकि 2018 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया, क्योंकि कांग्रेस ने इस हमले के पीछे सियासी साजिश का शक भी जताया था। इस कांड ने सियासत को भी काफी गरमा दिया था। कांग्रेस ने दावा किया कि वह हमला केवल नक्सली हिंसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित सियासी हत्या थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने NIA की जांच पर सवाल उठाए और पूछा कि माओवादी नेताओं जैसे गणपति और रमन्ना के नाम NIA की अंतिम रिपोर्ट से क्यों हटा दिए गए। कांग्रेस का आरोप था कि केंद्र की बीजेपी सरकार कुछ तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा 2021 में जब जांच आयोग ने अपनी 4184 पेज की रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपी, तो कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि यह रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जानी चाहिए थी, न कि राज्यपाल को। इस मुद्दे पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल भी सरकार का हिस्सा है और इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है। झीरम घाटी कांड की जांच को लेकर सियासी तनाव आज भी बरकरार है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने NIA की याचिका खारिज कर दी और छत्तीसगढ़ पुलिस को इस मामले की जांच की अनुमति दी। भूपेश बघेल ने इसे न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया, लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। मृत नेताओं के परिजनों जैसे महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा और योगेंद्र शर्मा के भाई महेश शर्मा ने जांच में साजिश के पहलू पर ध्यान देने की शिकायत की। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी जारी है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच NIA ने 2023 में 19 माओवादियों की सूची जारी की, जिनके लिए 50 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। लेकिन कथित तौर पर बीते दिनों चले तेलंगाना बीजापुर बॉर्डर पर करेगुट्टा की पहाड़ियों में जो ऑपरेशन चला नक्सलियों के खिलाफ, उन नक्सलियों को इन मुठभेड़ों के दौरान शायद मार दिया गया है।